नमस्कार, शुभ संध्या। फणीश्वरनाथ रेणु ने कहानी की दुनिया में जिस परंपरा की शुरुआत की थी, उसे आगे बढ़ाने का काम अगर किसी ने किया है तो वे शिवमूर्ति जी हैं। हिंदी का पाठक तिरिया चरित्र, केसर कस्तूरी, कसाई बाड़ा को नहीं भूल सकता। अगर उन्हें आज का रेणु कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। रेणु जी से उनका एक रचनात्मक रिश्ता है। आज हम उनसे हिंदी के अमर शब्द शिल्पी रेणु के बारे में सुनेंगे। आपने इस कड़ी में अब तक सर्वश्री मंगलेश डबराल, वीरेंद्र यादव, ऋषिकेश सुलभ, रामवचन राय, सतीश आनंद, अल्पना मिश्र, रोहिणी अग्रवाल, रश्मि रावत, विशाल पांडे तथा कई जाने माने लेखकों और आलोचकों को सुना है। तो आज आइए सुनते हैं प्रज्ञा पांडे जी से हुई शिवमूर्ति जी की बातचीत। तो प्रसिद्ध कथाकार शिवमूर्ति जी का हम महिला आंचल के इस मंच पे बहुत स्वागत करते हैं। यह फणीश्वरनाथ रेणु का जन्मशती वर्ष है और हम रेणु जी की साहित्यिक धरोहर जो हमारे पास है उस पर बातचीत करने के लिए आज एक ऐसे रचनाकार के साथ बैठे हैं जो खुद भी ग्रामीण जीवन के कथाकार हैं। शिवमूर्ति जी जो किसी भी परिचय के मोहताज नहीं हैं, उनको रेणु की परंपरा का लेखक कहा जाता है। वो लोक जीवन, लोकगीत, लोक कथाएं, लोक को अपनी कहानियों में लेकर के आते हैं। उनका गांव कुरंग हमको उनकी कहानियों में मिलता है। आपकी कहानियां कसाई बाड़ा, तिरिया चरित्र, भरतनाट्यम, श्री उपमा जोग और तर्पण पर फिल्में भी बनी हैं। आपकी दो लंबी कहानियां जो काफी चर्चा में रही हैं, भरतनाट्यम और कुच्ची का कानून, उसका मंचन भी हुआ। कसाई बाड़ा के 1000 से अधिक मंचन हुए। आप पर केंद्रित कई पत्रिकाओं ने अपने विशेषांक भी निकाले हैं, जिसमें मंच पत्रिका, संवेद, इंडिया इनसाइट और लम्ही ने भी अपने पर आप पर केंद्रित विशेषांक निकाला। तो आज हम आपसे बात करने, शिवमूर्ति जी से बात करने बैठे हैं रेणु के बारे में बहुत कुछ जानने के लिए। उनसे आपकी मुलाकात, उनका गांव और बहुत कुछ। तो आज हम अपनी बातचीत शुरू करेंगे कथाकार शिवमूर्ति जी के साथ रेणु पर, फणीश्वरनाथ रेणु पर हम बातचीत करना शुरू कर रहे हैं। आपका बहुत स्वागत है। तो आपसे मेरा पहला सवाल है शिवमूर्ति जी कि रेणु को आपने कब से पढ़ना शुरू किया? रेणु को साहित्यिक दुनिया से जब परिचय हुआ तो मुझे लगता है कि 11वीं में, 10वीं या 11वीं में एक राजपाल एंड सन्स से उस समय के नई कहानी के लेखकों के का संग्रह आया था कहानियों का, मेरी श्रेष्ठ कहानियां या मेरी प्रिय कहानियां। तो उसमें रेणु
भी शामिल थे, राजेंद्र यादव, कमलेश्वर, मन्नू भंडारी के साथ। और उसी में एक आर्टिकल रहता था, एक आलेख रहता था, मेरा हमदम मेरा दोस्त। तो एक लेखक दूसरे लेखक के बारे में बताता था और उसकी कहानियां। उससे मेरा रेणु से परिचय हुआ था। फिर उसमें मैला आंचल का जिक्र था, तो फिर मैला आंचल मैंने पढ़ा। तो मैला आंचल पढ़ा तब तो मैं उनका बहुत ही ज्यादा मुरीद हो गया। तो इस तरह आप मान सकते हैं कि इंटरमीडिएट से मेरा रेणु से परिचय है। जी, उनके परिवार से क्या आपकी मुलाकात हुई थी, और अगर मिले हैं आप तो उसकी जो स्मृति आपके पास हो उसके बारे में यहाँ पर कुछ बताएं। हाँ, मैं रेणु जी के गांव गया था। मेरे मन में बहुत अभिलाषा थी रेणु को पढ़ने के बाद कि मैं रेणु से मुलाकात करूं, उनको साक्षात देखूं। जो उनकी कलम का जादू है, जो उनके शिल्प का जादू है, जो उनके भाषा का जादू है, ये कहाँ से निकल के आया है मैं देखूं। तो लेकिन उस समय नहीं बन पाया, संयोग नहीं बन पाया, जा नहीं पाया। मैं छोटा था, नौकरी चाकरी नहीं थी, तो इसलिए जाना, पटना तक जाना या पूर्णिया तक जाना संभव नहीं था। लेकिन मैं गया। एक लेखक सम्मेलन बहुत बड़ा हुआ था कटिहार में। सुबोध कुमार झा एक थे, उन्होंने कराया था। ये अक्टूबर 94 में। तो उसमें गए थे, बहुत सारे लेखक दिल्ली से आए थे, मैत्री पुष्पा, राजेंद्र यादव, मैनेजर पांडे और बहुत सारे चारों तरफ से आए थे। तो उसी में गया था। तो वहां सुबोध जी से कहा कि भाई मैं इस शर्त पे आ रहा हूं कि मुझे आप रेणु जी के गांव तक पहुंचवा दीजिए। तो उन्होंने कहा कि हाँ पहुंचवाएंगे, आइए। तो वो 2 और 3 अक्टूबर को शायद था वो कार्यक्रम। उसके खत्म होने के बाद हम रेणु जी के यहाँ गए 4 अक्टूबर को। तो इस तरह मुझे उनके घर जाने का, एक बसंत कुमार राय थे, वही हमको कटिहार से ले गए, एक जीप कर दिया था झा ने। तो हम लोग गए और बहुत अच्छा लगा। उसकी स्मृति अभी तक है। रेणु जी के गांव के लिए पहले कोई खड़ंजा या सड़क नहीं थी। हम लोगों के जाने के पहले 94 से थोड़ा पहले पूर्णिया के कोई जिलाधिकारी आए थे, तो उन्होंने वहां तक खड़ंजा बनवा दिया था और बोर्ड लगा दिया था शायद रेणु ग्राम। तो हम लोग उससे गए थे। मुख्य सड़क से मेरा ख्याल है 5-6 किलोमीटर अंदर होगा। उस समय वहां कोई एक भी घर पक्का नहीं था सिवाय स्कूल के। सब झोपड़ियां थी फूस की, और दीवार भी जैसे इधर हम लोगों की तरफ कच्ची मिट्टी की मोटी दीवार 1 गज की होती है और उस पर खपड़ेल की छाजन होती है, तो ऐसी मिट्टी की दीवार भी वहां नहीं थी। वहां की मिट्टी इस तरह नहीं होगी कि दीवार बनाई जा सके। तो दीवार की जगह भी टटिया रहती थी और ऊपर फूस रहता था। तो ऐसे ही सारे घर थे और उस समय तक वहां बिजली नहीं आई थी। तो जैसे हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में था, तो जिन जिलों में बहुत पहले वहां जाने से 20 साल पहले भी मैं पोस्टेड रहा, वहां भी सड़कें हर जगह पहुंच गई थी, वैसा वहां नहीं था। तो देखा, हमें तो उनका गांव देखना था, उनका घर देखना था, और हमारे लिए वही आकर्षण की चीज थी। गए उनके यहाँ, उनके मझले बेटे मिले अपराजित राय उर्फ पप्पू। उन्होंने बहुत मुक्त हृदय से स्वागत किया। हम लोग 8-10 लेखक थे। गिरीश चंद्र श्रीवास्तव थे। कौन लोग थे? हाँ, गिरीश चंद्र श्रीवास्तव थे, संजीव थे, संजय थे, दिनेश कुशवाहा थे, एक लेडी थी आर्या जी, और इसी तरह अभी याद आ जाएगा तो बताते हैं। कई लोग थे। एक कमल पांडे थे जो इसमें फिल्मों में हैं, वो बहुत बच्चे ही थे तब, बीए वगैरह कर रहे थे या कर लिए थे। तो हम लोग गए तो बहुत प्रसन्नता हुई। रेणु जी का
बहुत बड़ा दालान था, दरवाजे पे एक ट्रैक्टर खड़ा हुआ था, उसका नंबर अभी याद है, वो BHK 5604 था या 5804 था, 5604 था। एक मोटरसाइकिल खड़ी थी बगल में, उसका अगला पहिया निकाल के शायद पंचर उंचर बनवाने ले जाया गया था। घर के सामने जरा सा दाहिने हाथ पे एक ताड़ का बहुत ऊंचा पेड़ था। तो वह स्मृति अभी तक दिमाग में है। हम लोगों का स्वागत हुआ वहां। उस समय पद्मा जी थी, जो रेणु जी की पत्नी थी। कैसे थी वो? रेणु आपको जी की कुछ पत्नी, स्मृति है? हाँ, 65-70 साल की उम्र थी, लेकिन अति सुंदर थी, अति सुंदर जी। उस उम्र में भी थी। सारे दांत उनके चमक रहे थे, सारे दांत मौजूद थे, और सफेद सूती साड़ी पर लाल बूटियां थीं, जैसे छोटे छोटे लाल बूटी वाले 4 पत्ती वाले पौधे होते हैं, इस तरह की बूटी थी। चश्मा लगाए हुए थी, बहुत स्नेह से मिली। उनकी दोनों बहुएं आंगन में सहजन की सब्जी और भात पका रही थीं। दोनों बहुएं, लहसुन ताजा ताजा खोद के आया था या घर पे पहले से रखा हुआ था, सूखने के लिए डाल दिया गया था। और बहुत अच्छा था। रेणु जी जहां बैठ के लिखते थे, उस कमरे को हम लोगों ने देखा। रेणु जी की फोटो बीच में लगी थी, बिना फ्रेम के, ऐसे ही दीवार में चिपकाई गई थी, और उसके चारों तरफ उस समय के जो क्रिकेटर्स लड़के थे, उनकी फोटो पूरे दीवार पे लगी थी उनके चारों तरफ। अच्छा। तो और कितने वर्ष बाद आप गए थे? रेणु जी की मृत्यु के कितने वर्ष बाद? रेणु जी की मृत्यु तो अप्रैल 77 में हो गई थी। हम लोग 94 में गए थे, 17 साल बाद। 17 साल अच्छा। बाद। 17 साल बाद भी गांव की स्थिति इतनी खराब थी वहां? हाँ, कोई विकास? हाँ, रेणु जी की वहाँ एक प्रतिमा लगाई गई थी। एक स्कूल था बाहर, जी। उसमें प्रतिमा लगाई गई थी। तो प्रतिमा के ऊपर जो छाजन गोल बनाई गई थी, वो भी फूस की थी। जी। और नीचे उसका जो पिलर बनाया, जिसपे रेणु जी की मूर्ति खड़ी की गई थी, वो पिलर भी मिट्टी का था। तो ये सारी चीजें याद हैं। स्नेह वहां बहुत मिला, बहुत बातें हुई। अपराजित राय ने बताया कि वो रूस में उथल पुथल उस समय मची हुई थी ना, 94 में, 91 से वो ग्लास नोस्ट वगैरह का जो वहां विघटन चल रहा था। तो उन्होंने बताया कि 1 लाख रूबल की रॉयल्टी वहां लटकी हुई है, हमारी फंस गई है। और रॉयल्टी के बारे में बताया कि राजकमल प्रकाशन वाले नियमित रॉयल्टी देते हैं, और उन्हीं के लगभग बराबर की हैसियत के एक और प्रकाशक के बारे में बताया कि वो बहुत ही, उनका व्यवहार बहुत ही आपत्तिजनक रहा हमारे साथ। तो ये बताया उन्होंने। और अपराजित राय भी बहुत सुंदर थे, लंबे थे। सृंजय ने शायद पूछा, हाँ, सृंजय ने पूछा कि वो लतिका जी भी हैं रेणु जी के साथ, वो भी रहने लगी थी, तो उनके बारे में आपको क्या कहना है? तो उन्होंने कहा कि देखिए, वो बहुत बीमार थे, उन्होंने उनकी सेवा किया, अस्पताल में उनका इलाज किया, उनको बचाया। तो जो इतना सेवा शुश्रूषा किया, संपर्क किया, तो उससे नजदीकी हो जाना स्वाभाविक है, इसका मुझे कोई मलाल नहीं है। और अगर वो न बचाती तो न वो मेरे काम आते, न उनके काम आते। तो इसलिए उनका मुझे कोई मलाल नहीं है। संजीव जी ने पूछा कि लेखक घर में पैदा होता है तो कैसा होता है? ठीक है, पैदा होना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं अब चौथी कसम खा रही हूं कि अपने खानदान में दोबारा लेखक
नहीं पैदा करूंगी। तो संजीव जी और सारे लोगों ने कहा, अरे आप ऐसा क्यों कह रही हैं, हम सारे लोग तो लेखक ही हैं, क्या करें फिर हम लोग। तो हंसने लगी, कहीं कि ऐसा नहीं है, ये तो मन का गुबार निकाल दिए मजाक में। आप लोग लिखिए, खूब लिखिए। लिखने की जो बात है वो और किसी में नहीं है, जो इज्जत है वो और कहीं नहीं है, इसलिए आप लोग लिखिए। ये तो आपने पूछा तो मैंने एक झोंक में कह दिया था जी। फिर हम लोग ये हुआ कि अब चला जाए, देर हो रही है। तो कहा नहीं नहीं, खाना खा के लिए, खाना बन रहा है, खाना खाइए उसके बाद ही आइए। खैर हम लोगों को आना था, देर हो रही थी, जो जीप लाए थे उसको वापस भी करनी थी। तो हमने लोगों ने बताया कि अब ज्यादा देर नहीं रुक पाएंगे, तो वहां से चले। फिर स्कूल आया, जो आगे स्कूल पढ़ता है वहां तक हम लोग आए। तो उधर से उनके बड़े लड़के रेणु जी के, पद्म पराग राय वेणु, वो मोटरसाइकिल से आ गए। वो अपने बेटे को कटिहार परीक्षा दिलाने ले गए थे हाई स्कूल की। तो वो आ गए, तो उन्होंने भी फिर आग्रह किया कि नहीं नहीं, आप लोग ऐसे कैसे चले जाएंगे, इतनी दूर से आए हैं। बताया कि नहीं चलने दीजिए, तब तक हम लोग पहुंच जाएंगे। तो बताया उन्होंने कि मैं तो राजनीति देख रहा हूँ, राजनीति में ही मैं रहने का इरादा है। और ये हमारे अपराजित जो मझले भाई हैं, ये खेती बाड़ी संभालते हैं। और एक और तीसरे भाई थे छोटे, वो उस समय वहां नहीं थे, वो पटना में शायद रह के पढ़ते थे। तो उनसे मुलाकात नहीं हुई। गांव के और बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए, उन सबसे मुलाकात हुई। तो इस तरह वहां से हम लोग लौटे और लौट करके अपनी डायरी में लिखा कि एक बार पुनः आना है रेणु जी के गांव पत्नी के साथ। लेकिन अभी तो 24-25 साल हो गया, ये मौका नहीं लगा। हम लतिका जी से भी मिलने गए थे। रेणु जी के गांव पहुंचने से 2 साल पहले 92 में। तो मुझे पटना जाना हुआ, तो वहां मेरे एक मित्र हैं कहानीकार नरेन। तो उनसे कहा कि हम लतिका जी से भी मिलना चाहते हैं। तो उनके यहाँ गए थे, राजेंद्र नगर पटना में मोहल्ला है, वहां उनका फ्लैट था। हरे रंग के दरवाजे थे उस फ्लैट के, उसी पे ऊपर एक पट्टी मणीश्वरनाथ रेणु की लगी हुई थी। बहुत अच्छी हिंदी बोलती थी, अच्छी का मतलब विशेष हिंदी जो बांग्ला भाषी लोग बोलते हैं। हाँ हाँ, वो इधर रहता था और उस कमरे में लिखता था वगैरह वगैरह, जैसे बोला जाता है। उन्होंने ये भी बताया कि झूठ बोला, मुझसे झूठ बोला कि मैं अकेला हूँ। तो हमने कहा कि ऐसा क्यों बोला। कहा सोचे होंगे कि बता दूंगा तो मैं साथ नहीं आऊंगी, इसलिए झूठ बोला। तो हमने कहा अच्छा ठीक है। तो हमने कहा और कोई यादगार संस्मरण बताइए। तो कहा मैला आंचल का पुनः प्रकाशन होना था, तो नागार्जुन जी किसी और प्रकाशक को कह दिए थे कि मैं तुम्हें दिला दूंगा। और रेणु जी नहीं चाहते थे। रेणु जी चाहते थे कि राजकमल से बात हो गई है, अगले दिन राजकमल के वो जो ओम प्रकाश जी मैनेजर या मालिक जो थे वो आने वाले थे लेने के लिए। तो उन्होंने कहा मैं तो नहीं कह पाऊंगा। रेणु जी ने कहा तुम ही कहो कि इसमें मेरा पैसा लगा है, तो मैं जिसको चाहूंगी दूंगी, तुम संभालो इस बात को। कहा फिर मैंने कहा कि नहीं, मैं उसको दूंगी, राजकमल को दूंगी, राजकमल बड़ा प्रकाशक है। तो लोग मान गए। तो इस तरह लतिका जी से भी मुलाकात। बहुत अच्छा लगा उनके, रेणु जी के पारिवारिक जीवन के बारे में आपने बहुत अच्छी बातें बताई। और थोड़ा आगे चलते हैं हम लोग, उनका जो मैला आंचल उपन्यास है उस पर थोड़ी बात करते हैं कि उसका इतना नाम है और आज भी वो सर्वश्रेष्ठ उपन्यासों में गिना जाता है, लेकिन उसके बावजूद साहित्य अकादमी मैला आंचल को नहीं मिला। इसकी क्या वजह है, आप कुछ बताएं, आपको क्या लगता है? देखिए, साहित्य अकादमी मिलना केवल गुणवत्ता पर नहीं निर्भर करता, बहुत सारे फैक्टर होते हैं। अपने हिंदुस्तान में जैसे विदेशों में इस समय देख रही हैं ब्लैक लाइफ मैटर, अभी वो फ्लॉयड का मामला हो गया, वो सेकेंडरी स्थान है ब्लैक्स को, तो वहां भी इस तरह होता है। और भी जगहों पे होता है, अलग अलग जगहों पे अलग अलग
डिफरेंसेज हैं, सुपीरियरिटी इंफीरियरिटी की बात है। अपने यहाँ भी ऐसा है, वर्ण व्यवस्था है और अभी पूरी तरह मजबूत है, तो ये मायने रखती है कि रेणु जहाँ से आते थे, जिस बिरादरी से, जिस वर्ण व्यवस्था में जहाँ उनका स्थान था, वहां के लोग अभी ऊपर नहीं हैं। तो जो लोग ऊपर हैं वो अपने लोगों को देते हैं। आप रेणु को नहीं मिला, ये वास्तव में दुख की बात है। लेकिन एक और बात है कि अभी तक जब से साहित्य अकादमी बनी है, मेरे ख्याल से 52 या 53 से बनी है, आज तक उधर बीत गए, आधा शताब्दी उधर बीत गया और 20 साल इधर बीतने वाले हैं। इन 70 सालों में भी या 68 सालों में भी किसी पिछड़े को या किसी दलित को साहित्य अकादमी नहीं मिली है। तो इसलिए अगर उनको भी नहीं मिली और किसी को मिलती ना मिलती, रेणु को तो मिलना चाहिए था। सर्वोपरि है, सारे लोग मानते हैं, उनके साथ तो कोई इस तरह का भेदभाव नहीं है। उनको पसंद करने वाले हर वर्ग के लोग हैं, निश्चित हैं। बल्कि जो ज्यादा पढ़ा लिखा रहेगा वो ज्यादा मानेगा। ओबीसी में, दलित में तो अपनी अभी उतना एजुकेशन नहीं है, शिक्षा नहीं है, वो उतना पढ़ नहीं पाएंगे, उतना पढ़ते नहीं, लिटरेचर पढ़ते तो ज्यादा सवर्ण बिरादरी ज्यादा पढ़ती है, वही जगहों पे, हर जगहों पे है, तो वही ज्यादा अप्रिशिएट भी करती है, करेगी ही। तो उनको प्यार देने में कोई कमी किसी की ओर से नहीं है। लेकिन जब किसी को कोई चीज देनी होती है तो उसमें थोड़ा अपने पराये का हो जाता होगा। मुझे लगता है कि यही कारण होगा। जी, दुखद है ये, लेकिन हाँ, जो भी है। जी, तो एक सवाल और है, मैला आंचल को लेकर ही है ये सवाल, कि जब मैला आंचल लिखा गया उस समय जमींदारों का अत्याचार उत्तर प्रदेश और बिहार के किसानों के लिए एक बड़ा संकट था। लेकिन मैला आंचल में रेणु जी के किसी अन्य साहित्य में भी जमींदारों के विरुद्ध कोई प्रभावी चित्रण नहीं मिलता है। देखिए, जमींदार को ही उन्होंने चूंकि अपना मूल विषय उपन्यास का नहीं बनाया, पूरे समाज को बनाया, पूरे क्षेत्र को बनाया। उसमें जमींदार भी आते हैं और उसमें बाकी तबका भी आता है। तो इसलिए विशेष करके जमींदारों के अत्याचार को ही रेणु ने अपने वर्ण विषय नहीं बनाया, ऐसा कह सकते हैं। लेकिन वास्तव में बिल्कुल छोड़ भी नहीं दिया है। मैला आंचल में देखिए तो जो तहसीलदार हैं वो फ्लैशबैक में बताते हैं कि पहले जो एक मैनेजर, अंग्रेज मैनेजर था राजा का, स्टेट का, वो आता था तो कैसे सारे लोगों को इकट्ठा करके उनकी पिटाई करता था कि तुमने दूध नहीं दिया, तुमने ये नहीं दिया, और फिर साल भर वो सारे असामी सही रहते थे। दफा 40 के बारे में भी उस समय है कि कैसे लोग दखल कर ले रहे हैं जमीनों को। तो जमीन वाला संकट जो था, जमीन की जो समस्या थी, उसको तो उन्होंने मैला आंचल में भी लिया है और उसमें भी प्रकारांतर से वो जमींदार का अत्याचार भी आया है। लेकिन चूंकि ये विषय खास तौर से जमींदारी अत्याचार को उन्होंने अपना वर्ण विषय नहीं बनाया, तो इसलिए उतना आप कह सकते हैं कि उतना ज्यादा नहीं है। बल्कि उनके रिपोर्टाज में जो छूट गया था वो थोड़ा बहुत रिपोर्टाज में आता है। अच्छा। तो हाँ, कह सकते हैं कि कम है, जमींदारों का चित्रण कम है, ये तो कह सकते हैं। जी जी जी। ये रामविलास शर्मा जी जो मार्क्सवादी आलोचक थे, उन्होंने मैला आंचल की कटु आलोचना की, इसकी भाषा को भी अशुद्ध कहा था। आप खुद भी एक वामपंथी संगठन के अध्यक्ष हैं, तो एक लेखक के रूप में और एक वामी संगठन के अध्यक्ष के रूप में आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी इस बात पर? देखिए, एक संगठन के अध्यक्ष थे, मार्क्सवादी थे रामविलास जी, ये सही है। लेकिन जो लेखक अगर किसी संगठन का सदस्य भी होगा तो उसका वो इतना प्रभाव नहीं ग्रहण उसको करना चाहिए कि वह उसके लेखन में उसका असर आ जाए।
या उसके लेखन को प्रभावित करने लगे। तो जो रामविलास जी की विचारधारा थी उतना उनको महिला आंचल में नहीं मिला होगा, एक तो ये कारण हो सकता है। लेकिन उन्होंने जो ये कहा कि इसकी भाषा गलत है, व्याकरण से गलती है इसमें, ये तो बहुत ज्यादती थी। उन्होंने क्यों कहा होगा, अब सोचिए तो फिर वही दिमाग जाता है कि या तो पॉलिटिक्स और विचारधारा इसके मूल में रही होगी, या इतनी ऊंची चीज महिला आंचल अचानक धूमकेतु की तरह हिंदी साहित्य में उदित हो गई, अलग शैली लेकर, अलग भाषा लेकर, अलग तेवर लेकर, कि रामविलास जैसे लोग जिनके आलोचना के टूल्स बहुत पुराने थे, बहुत स्थूल ढंग से वो विवेचना करते थे, वो उसको समझ ही नहीं पाए होंगे कि ये क्या चीज, नई चीज आ गई। उन्होंने उस तरह की चीज देखा नहीं, उस तरह की भाषा देखा नहीं। वह जो रेणु का दिल था, रेणु का जो दिल था, वो जहां से चीजों को पकड़ता था, जो अभिव्यक्ति, रेणु तो अप्रतिम है। वर्तमान का कोई भी लेखक रेणु की ऊंचाई पर नहीं है, सब कई हाथ उनसे नीचे हैं। और यही बात फिर जब लेखक भी उस लेवल के नहीं हैं, आज भी उस समय भी नहीं थे, तो उन लेखकों के बारे में लिखने वाले आलोचक की पहुंच भी वहां तक कैसे हो सकती थी। कुछ ये भी हो सकता है रहा हो कि रेणु सवर्ण तबके से नहीं आते थे, बिहार से आते थे। बिहार, यूपी वालों के मन में कुछ बिहारी वाला टच थोड़ा इंफीरियरिटी के रूप में अभी तक है, तो हो सकता है उसमें ज्यादा रहा हो। फिर वो पिछड़े तबके से आते थे, तो हो सकता है उनको ये लगा हो कि ये तो बहुत बड़ी चीज इस आदमी ने दे दिया, अगर ये उसको चढ़ा दिया जाएगा, इसको अभी दबाया नहीं जाएगा, लतियाया नहीं जाएगा, और इसका हौसला गिराया नहीं जाएगा, तो आगे तो फिर पता नहीं और क्या क्या देता चला जाए। हो सकता है ये डर भी उनके अंदर व्याप्त हो गया हो। अब ये तो वही बता सकते थे, लेकिन ये सारी परिस्थितियां हैं उस जमाने में, जिस तरह रेणु का अभ्युदय हुआ। और जैसे अभी भी लोग कहते हैं कि हिंदी में बहुत गुटबंदी है, बहुत दलबंदी है, बहुत गुरडम है, बहुत मठाधीशी है, आज भी लोग कहते हैं। और पहले तो सुनते हैं कि ज्यादा ही था। उस जमाने में जब रामविलास जी का एक छत्र डंका बजता था, अरे हम तो ये कहते हैं कि एक आध और घटनाओं के जानने पर मेरे मन में ये आया कि ऐसा लगता है जैसे रामविलास जी सुपारी किलर थे, सुपारी लेकर किलिंग करते थे क्या। रांगे और राघव का लोग बताते हैं कि उन्होंने उनको इतनी जल्दी वो मर गए, इसमें रामविलास शर्मा की अति कटु आलोचना का हाथ था। रांगे राघव तो दक्षिण के ब्राह्मण ही थे सुना है, तो भी उन्होंने उनको इस तरह कर दिया। भाई कोई आदमी मेहनत लेकर, रांगे राघव का कितना उनका योगदान है, कितनी उनकी गदल वगैरह कहानियां हैं, लोग बताते हैं उनके पीछे ही पड़ गए थे। तो ये तो एक तरह से क्या कहा जाए, दुर्भाग्य ही है कि निष्पक्षता, साहित्यकार से तो निष्पक्षता की डिमांड की जाती, साहित्यकार को तो निष्पक्ष होना चाहिए। ये सब चीजें तो आम आदमी की हैं, लेकिन ऐसा किया रामविलास जी ने, क्या कहा जाए, कैसे क्यों किया, कारण यही सब हो सकते हैं। क्योंकि आज तो महिला आंचल हिंदी के 10 श्रेष्ठ उपन्यासों में शामिल है, तो क्या शीर्ष पर बैठे हुए आलोचक की इतनी भी पकड़ में नहीं आएगा कि ये जो चीज आई है नई है और ये ज्यादा काम की है। अच्छा, इतना ना भी पकड़ में आवे तो इग्नोर कर सकता है, लेकिन उसके पीछे पड़ जाए लठ लेकर के कि किसी लायक नहीं है, उपन्यास ही नहीं है, तो इसके पीछे तो कुछ दूषित भावना निश्चित रूप से थी। जी महिला आंचल के ऊपर ढोढाई चरितमानस की चोरी का आरोप भी लगा था, तो ये क्यों लगा था, इसकी सच्चाई कितनी है इसमें, आप बता सकते हैं इसको? देखिए, इसका भी वही कारण था, इसका भी वही कारण। मैंने पढ़ा है, ढोढाई चरितमानस भी पढ़ा है और महिला आंचल भी पढ़ा है और कई बार पढ़ा है। बहुत दुख होता है, बहुत दुख होता है। उस समय रेणु के पीछे बिहार में बहुत सारे लोग पड़ गए थे,
बिल्कुल मुहिम बना के पड़ गए थे, पूरा एक गिरोह पड़ गया था कि किसी तरह इनको लेट डाउन करो, किसी तरह इनको गिराओ। जैसे सामाजिक जीवन में अभी आपने देखा कि इस वक्त 1-2 साल से लिंचिंग हो रही है, लेकिन रेणु की लिंचिंग, साहित्यिक लिंचिंग तो 60 साल पहले हो गई। मुझे लगता है कि इस तरह के लिंचिंग का और कोई उदाहरण विदेशों में हो तो हो, हिंदी साहित्य में तो मैंने नहीं देखा था। जैसी लिंचिंग एक अप्रतिम योग्यता वाले लेखक की अप्रतिम ढंग से लिंचिंग होना, ये भी, इसके मूल में भी यही सब कारण है। उसी बात को बार बार क्या दोहराया जाए, इसके मूल में भी यही सब कारण है कि ऐसा आदमी यहां से निकलकर सबके सिर पर बैठ गया। भाई कोई रेणु की तुलना में है, नई कहानी आंदोलन के जितने लेखक हैं, चाहे यादव जी हों, राजेंद्र यादव, चाहे कमलेश्वर हों, चाहे नाटककार क्या नाम, कोई भी नहीं है, कोई भी कहानीकार, कोई भी उपन्यासकार रेणु के टक्कर का नहीं आया। तो सबको ये लगा होगा और पीछे पड़ गए होंगे, तो इस तरह की अफवाहें उड़ाने लगे। पढ़ ले जो दोनों रचनाओं को तो कभी नहीं कहेगा। और उन्होंने खुद कहा, जो उपन्यासकार थे सतीनाथ भादुड़ी, उन्होंने खुद कहा कि नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं है। और वो न भी कहें, कोई भी देख सकता है, जान सकता है, ऐसा कुछ नहीं जी। हमने पढ़ा है, जिस भावभूमि से रेणु पकड़ते हैं, छोटी जगह, पिछड़ी और छोटी जगह से वो निकले थे। हाँ, और इतनी बड़ी रचना लेकर आए, इतनी बड़ी रचना लेकर आए, कारण था पर। हाँ, और क्या, और लोगों को यकीन नहीं हुआ होगा कि पिछड़ी जगह से और पिछड़ी जाति से इतनी बड़ी चीज लेकर के कोई कैसे निकलेगा, जरूर कहीं न कहीं से। मैं जब कहानी लिखता था तो हमारे गांव के मास्टर वोस्टर लोग, अगल बगल के लोग कहते थे कि किसी अपने परिचित से, टीचर उचर से लिखवा लेता होगा और वही वहां छपवा देता होगा, ये कहां से लिख लेगा। ऐसे हमारे यहाँ के एक आध हेडमास्टर पुराने टाइप के लोग थे, वो यही कहते थे कि किसी से लिखवा लेता होगा, नौकरी पा गया, अफसर हो गया है तो किसी से लिखवा लेता होगा, छपवा देता होगा। तो जब ये मानसिकता आज है तो रेणु का तो कितने दिन हो गए, उस समय समाज कैसा था, उसमें कितना हलचल थी, कितना ईर्ष्या द्वेष भरा हुआ था, कितना ऊंच नीच भरा हुआ था। तो इसलिए ऐसा हुआ, तो इस पे आश्चर्य नहीं होना चाहिए। सामंतवाद भी तब ज्यादा था, सामंतवाद भी तब ज्यादा था। हम तो कहते हैं कि क्यों रेणु जी को हार्ट अटैक नहीं हो गया, क्यों वो मानसिक रूप से बीमार नहीं हो गए, कितना उनकी मानसिक क्षमता रही होगी कि वो ये सब झेल गए और हंसते रहे, किसी के खिलाफ जबान नहीं खोली उन्होंने। ये बड़ी बात है, ये वास्तव में बड़े मनुष्य थे, वो बड़े दिल वाले थे जी। सोशल मीडिया नहीं था उस समय, ये भी एक वजह थी कि सोशल मीडिया नहीं था। हाँ, लेकिन सोशल मीडिया न होने के बावजूद जितना उन लोगों ने किया, अभी सोशल मीडिया भी शायद उतना न कर पा रहा हो। उन्होंने मतलब पिल पड़े इसी पर अपना, जिसको कहते हैं कि सतुआ पिसान लेके जुट गए इसी काम के लिए। मैला आंचल श्रेष्ठ उपन्यासों में ही शामिल रहता है, जबकि उसकी निंदा इतनी ज्यादा होती है। वो क्या क्या ऐसे गुण हैं मैला आंचल के अंदर, ऐसी क्या खास बातें हैं कि वो श्रेष्ठ ही रहता है इतनी आलोचना और निंदा के बावजूद? देखिए, मैला आंचल का शिल्प देखिए, मैला आंचल की शैली देखिए, उसकी शब्दावली देखिए, उसके कैरेक्टर्स को देखिए, वो तो पूरी कविता है, एक प्रवाहमान नदी की तरह से शुरू होती है और बहते 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 समुद्र में मिल जाती है। बावन दास के हत्या के बाद मिल जाती है, तो पूरी कविता है। उसके लोकगीत देखिए, जिस चीज को रेणु को बताना होता है, जैसे बालदेव है और लक्ष्मी, उन दोनों के बीच में धीरे धीरे आकर्षण पैदा होता है। रेणु ने कहीं नहीं लिखा कि लक्ष्मी बालदेव से प्रेम करने लगी, प्यार करने लगी। प्रेम, प्यार जैसे शब्द उनका प्रयोग रेणु ने नहीं किया है।
क्या किया है? लक्ष्मी सोचती है कि रेणु जी बालदेव जी के पास मसाहरी नहीं है, उनको मच्छर काट रहा होगा, मैं बालदेव जी के पास जाऊंगी। फिर थोड़ी देर में सोचती है कि मैं क्यों जाऊंगी, मुझे क्या जरूरत है, पानी प्यावत क्या फिरो, घर घर सायर बार, त्रिषावंत जो होएगा पीवेगा झक मार। हम दरवाजे दरवाजे पानी पिलाने जाएं क्या? जिसको प्यास लगी होगी वो खुद आएगा, ये लक्ष्मी सोचती है। इसी में रेणु सब कुछ कह देते हैं। जी। लक्ष्मी की आंखों के बारे में कहते हैं। लक्ष्मी आंखों से, जिन आंखों से देखती है, उसके बारे में क्या कहते हैं कि आंखें बहरी हैं, ये मन का भेद बता देते हैं। चांद बयर भेल बादल, अब मच्छरी बयर महाजाल, अतिरिया बयर दुह लोचन, हृदय का भेद बताए। स्त्री का के बैरी उसकी दोनों आंखें हैं, वो हृदय की बात को आंखों में आ जाता है, आंखों के आंसू बता देते हैं। यह कह करके वो रेणु ये बताते हैं कि लक्ष्मी बालदेव के प्रति आकर्षित हो गई है, लेकिन वो जाना चाहती है, लेकिन वो जाएगी नहीं। क्यों नहीं जाएगी? क्योंकि जिसको प्यास लगी है उसको तो आना चाहिए, मैंने उधर से भी तो पहल होनी चाहिए। मैं ही सब सोचती रहती हूँ और उधर से कोई पहल नहीं हुई। और बालदेव ऐसे ही घामड़ आदमी है, वो ज्यादा कुछ समझ नहीं पाते हैं। लिखते हैं रेण कि बालदेव लक्ष्मी के मन में 1,00,000 रास्ते से, 1,00,000 रास्ते से प्रवेश करते हैं, है ना? वो कैसे है? ई मन पापी, ई मन चोर, ई मन सुध ठगहारा, मन मन करत सुर नर मुनि थाके, मन के लक्ष्य दुआरा। और लक्ष्मी के मन में बालदेव 1,00,000 दरवाजों से प्रवेश करते हैं। कहीं नहीं लिखा है प्रेम, कहीं नहीं लिखा है चाहना, कहीं नहीं लिखा है कुछ भी, और प्रवेश कर जाते हैं। कैसे प्रवेश करते हैं? शुरुआत में आते हैं मठ पर, तब वो कहती है उसको, जब उसके मन में आ जाता है लक्ष्मी के कि बालदेव जी सूधे आदमी है, निश्चल आदमी है, निष्कपट आदमी, तो कहते, और कितने दुबले हो गए हैं, तो कहते वो कपड़े का कोटा वोटा का कपड़ा बेचते बेचते बहुत दुबले हो गए हैं। तो कहते हैं कि अगर बालदेव जी कंठी माला ले लें तो मठ पे रहने में उनको कोई झंझट नहीं होगी। वहां से उसके मन में आता है, और कहां जाकर के लास्ट में उपन्यास के कि लक्ष्मी मठ से अलग हो गई है। महंत जी ने उसके नाम से कितना कलमी बाग लिख दिया था, वहां 2 बाछा मंगवाई हैं और 1 मड़ई 2 बनवा लिया है, और अब वहीं रहती है। कहां से आकर्षण चलता है और कहां जाके खत्म, ये चीज दिखा देना। और देखिए इस बहुत देर हो जाएगी, फिर इन सब पर चर्चा होने लगेगी। तो और देखिए, जो हम मलांचल के बारे में कर रहे थे, और जगहों पर जैसे चकई के चक धूम मकई के लावा, चकई के चक धूम मकई के लावा, उसमें गीत बजता है ना, है जहाँ वो कुश्ती होती है, वहां कुछ और है, क्या कहते हैं, जब वो लोग जुटते हैं, सारे लोग पार्टी वाले, कम्युनिस्ट पार्टी वाले, कहीं डाका वाका डालना है उन लोगों को, बदमाश लोग जुटते हैं, क्या गाते हैं? दुनिया के गरीबों का पैसा जिसने चूस लिया, हाँ भाई पैसा, दुनिया के गरीबों का पैसा जिसने चूस लिया, उसकी हड्डी हड्डी से पैसा फिर चुकाए जा, हंस के गोली दागे जा, हंस के गोली खाए जा। कितनी संगीतात्मकता है इसमें, और कहीं मिलती है ये बात? तो महिला आंचल देखिए वो होती रहती है, जो सवेरे प्रातकी होती है मठ में, तो लक्ष्मी बचपन में सुनती थी, भोर भय भव भरम भयानक भानु देख कर भागा जी।
और भय भव भरम भयानक भानु देख कर भागा जी। रेणु ले आए, कहां से ले आए? और इसी मैला आंचल में देखिए, एक है कालीचरण और एक है मंगला। बिना जी बिना किसी गीत के मंगला और कालीचरण का आकर्षण दिखा देते हैं रेणु जी, बिना किसी गीत के। और एक बार पथ देते हुए कालीचरण ने उसको गिलास पकड़ाया था बस, नहीं तो वो कहता था कि बस, नहीं तो हम 5 हाथ, गुरु ने कहा था औरत से दूर रहिए, और हम 5 हाथ दूर थे, बस पथ देने के लिए एक बार छुए। लेकिन उनका आप पढ़िए 3-4 अध्याय में छोटा छोटा वर्णन आता है। पहले बार में वर्णन है कि मंगला आ गई उसके कीर्तन घर में, फिर 8-10 अध्याय आगे जाकर कहता है कीर्तन घर में क्यों आ गई, कि वो बीमार हो गई थी तो उसको पथ्य वथ्य देना था। फिर आगे जाके कहता है कि अब मंगला आ गई उनके आंगन में रहने लगी। तो आंगन में रहने लगी तो क्या कहते हैं, रेणु अलग से भी कहते हैं। वो जो उनके साथ 2 धुनिया मास्टर और जोलाहा मास्टर लोग हैं, वो बहुत ईर्ष्या करते हैं मंगला से कि अरे जब वहां पटना में थी तभी बहुत उड़ती थी, तो वो कह रहे अरे इनको हम जानते हैं। मंगला सोचती करे इनको हम दुनिया मास्टर या इनको हम जानते हैं। एक बार मुझको लेके पटना से चले तो समस्तीपुर में उतर गए, जबकि बाद में पता चला कि वही गाड़ी कटिहार तक जाती है, और लेके हमको आधी रात को गए वहां धर्मशाला में, तो हम इनको खूब पहचानते हैं। इतने से रेणु सारी बात कह देते हैं और कुछ नहीं कहते हैं, है ना। देखिए कालीचरण से उसकी नजदीकी देखिए कैसे कहते हैं रेणु, कालीचरण से मंगला की नजदीकी कैसे कहते हैं। रात में पानी बरस रहा है, उस वाली झोपड़ी में मंगला है, इस वाली झोपड़ी में कालीचरण की एक विधवा प्रौढ़ फूफू है। मंगला की मीठी बोली सुन करके जो कालीचरण की अंधी सांस है उसकी आंखें सजल हो जाती हैं और फूफू की आंखें लाल हो जाती हैं। वो जब बिजली चमकती है तो देखती है कि वो उधर किसी के पैर के निशान है क्या, फिर कहती नहीं पेड़ है, पत्ता है। फिर कहते हैं रेणु कि 2 पैरों के निशान झोपड़ी मंगला के कोठरी को जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। मंगला पूछती है कौन, बस यही रोक दी, रेणु ने ही रोक दिया। आप माने कि कालीचरण मंगला के पास गया था तो मानिए, ना मानना हो ना मानिए। बहुत इसी तरह के तमाम जगह हैं। तो मैला आंचल तो अद्भुत चीज है, बहुत ही सूक्ष्म मनोभावों को पकड़ते हैं वो। हाँ। और स्थूल भाषा का इस्तेमाल नहीं करते, कभी नहीं करते, और तो भी सब कुछ कह देते हैं। बड़ी बात जी। पहले तो उन्होंने मैला आंचल की प्रशंसा की थी रामविलास शर्मा जी ने, लेकिन परती परिकथा जब आई उसके बाद शायद वापस चले गए। रामविलास जी नहीं, वो दूसरे थे जी, वो राम बिलोचन शर्मा, नलिन बिलोचन, राम बिलोचन शर्मा, नलिन बिलोचन शर्मा थे। नलिन अच्छा। बिलोचन शर्मा थे, पटना यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे। उन्होंने अच्छा। मैला आंचल आया तो सबसे पहली समीक्षा उन्होंने ही लिखी और बहुत प्रशंसा किया। लेकिन जब परती पर कथा आई तो परती पर कथा को उन्होंने कहा ये उपन्यास ही नहीं है, ये कहीं से उपन्यास नहीं है, एक गोष्ठी में। और वहीं उन्होंने कहा कि मैंने मैला आंचल की प्रशंसा किया था उसको भी अब मैं वापस लेता हूं। अब अच्छा। क्यों ऐसा कहा, जो इसको अच्छा कह चुके थे उसको भी 5 साल बाद खराब कहने लगे, तो क्यों कहे तो पता नहीं। उसी के तुरंत बाद 1960 में उनकी मृत्यु हो गई थी। तो हो सकता है बुढ़ापे में तमाम मर्ज हो जाते हैं, किडनी खराब हो जाती है, लीवर खराब हो जाता है, तो आदमी की प्रकृति बदल जाती है, आदमी झौंझियाने लगता है, आदमी जल्दी वो हो जाता है, गुस्से में आ जाता है, चिड़चिड़ा हो जाता है। तो हो सकता है कि उनके साथ, नलिन जी के साथ ऐसा कुछ हो गया रहा हो, इस वजह से कह दिया हो, या उनके ऊपर इतना दबाव पड़ा हो कि क्यों आसमान पर चढ़ाते चले जा रहे हो, अभी मैला आंचल को चढ़ाए थे, अब चलो इसमें वापस लौटो, वो नीचे उतारो, सीढ़ी खींचो। हो सकता है सीढ़ी खींचने के क्रम में उन्होंने
परती परिकथा को तो कहा ही, रागदर महिला आंचल को भी कह दिया। यही कारण हो सकता है, और क्या कारण। सबसे अधिक आलोचना इन्हीं दो उपन्यासों की हुई और यही दोनों आज भी उसी तरीके से मतलब चमक रहे हैं, दे दीप्यमान हैं। हाँ 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 हाँ, क्यों नहीं, क्यों नहीं। अरे परती परिकथा को रेणु ने लिखा था, 57 में छप के आई थी। जितनी आगे कुछ मामलों में, सरोकार के मामलों में और आगे देखने के मामलों में, भविष्य देखने के मामलों में, तो मुझे महिला आंचल से परती परिकथा आगे की रचना लगती है। परती परिकथा में उस जमाने में लिव इन रिलेशनशिप दिखाई गई है। लिव इन रिलेशनशिप जो अभी नोएडा में है, आज 2020 में या 2-4 साल से है, 10 साल से होगी, सन 55 में तो नहीं होगी। गांव में रेणु ने लिव इन रिलेशनशिप दिखाया है जित्तन और ताजमनी का, जित्तन और ताजमनी का। गांव में उन्होंने दलित लड़की की सवर्ण लड़के से शादी दिखाई है। एक सुवंश है लड़का, सवर्ण है, और एक मलारी है, वो दलित लड़की है। उन दोनों की शादी गांव में रेणु ने उस जमाने में दिखाया। एक लड़का है, क्या नाम है उसका, झा है उसका टाइटल झा है, नहीं ब्राह्मण है। उसने अपना नाम, सरनेम या तखल्लुस क्या रखा है, मकबूल रखा है। जित्तन को भ्रम हो जाता है कि मुसलमान है। ब्राह्मण लड़के ने अपना तखल्लुस मकबूल रखा है। जी जी। और भी बहुत दिन हुआ पढ़े, बहुत सारी ऐसी चीजें। प्रगतिशीलता बहुत ज्यादा है, प्रगतिशीलता। हाँ, बहुत ज्यादा है जी, बहुत ज्यादा। आपको उनकी कौन सी कहानियां बहुत अधिक पसंद है? देखिए कहानियां, उनकी कुछ कहानियों की चर्चा मतलब करें अगर, जो आपकी रुचि की कहानियां हों। देखिए कहानियां तो रेणु की सभी अच्छी हैं। तीसरी कसम भी अच्छी है, रस प्रिया भी तीसरी अच्छी कसम है। जिस पर फिल्म बनी, हाँ फिल्म बनी। मारे गए गुलफाम। हाँ तीसरी कसम भी अच्छी है। तीसरी कसम की जो, अच्छा, तीसरी कसम पढ़ने में लोगों के सामने वहीदा रहमान का चेहरा आता होगा हीराबाई के रूप में, लेकिन मेरे सामने हमारे यहाँ कानपुर की हैं, क्या नाम उनका, नौटंकी की कलाकार गुलाब बाई, मुझे उनका चेहरा आता है। क्योंकि उस समय 60 के जमाने में जब हम लोग छोटे थे तो गुलाब बाई का जमाना था। और लिखा भी है रेणु ने उसमें कि हीराबाई अब अपने कानपुर लौट जा रही। तो हो सकता है उनके दिमाग में भी हो गुलाब बाई, जो यहाँ खूब चर्चित थे उस समय, उस तरह नाचती थी, उसी तरह गाती थी, उसी तरह सुंदर थी। तो मेरे मन में तो तीसरी कसम में हीराबाई का जब आता है तो गुलाब बाई आती है। एक और भी बड़ी अच्छी कहानी है, आदिम गंध, आदिम रात्रि की गंध, आदिम रात की गंध। एक आदिम रात्रि की गंध। उसमें एक लड़का है, कर्मा। कर्मा उधर रांची वांची साइड का है, आदिवासी है, नौकरी नहीं करता, बस जो स्टेशन पे होते हैं रिलीफिया बाबू, एक स्टेशन पे एक आदमी ऐसा होता है जो कोई छुट्टी जाता है तो उसकी जगह ड्यूटी करने जाता है स्टेशन पे, क्योंकि रेलवे स्टेशन खाली नहीं रखा जा सकता। तो इस तरह वो स्टेशन मास्टर्स के साथ रहा है। उसका बहुत अच्छा चित्रण है कर्मा का। इतना छोटा बच्चा, लेकिन वो नौकरी करने के लिए नहीं तैयार है। उसको ले जा रहे हैं, वो कौन बाबू एक है, लास्ट में कहते हैं नहीं चलो तुम पटना चलो, पटना चलो। उसका मन नहीं है जाने का, तो भी वो गाड़ी में चढ़ लेता है उनके साथ। लेकिन उसी समय वो कुतवा जो है वहां, उसी स्टेशन पे, रेलवे स्टेशन, एक कुत्ता भी रहता है, उससे भी उसकी दोस्ती है। कुतवा कूं कूं करते हुए उसके साथ प्लेटफॉर्म पर दौड़ता है, उसके डिब्बे के आगे आगे। बस वो नीचे उतर पड़ता है डिब्बे से। देखिए रेणु ही पकड़ सकते थे इसको। उस कुतवा के मोह में कर्मा नीचे उतर जाता है। बहुत अच्छे ढंग से रेणु ने यह कहानी लिखी है। उसमें एक है गोपाल बाबू। गोपाल बाबू के बारे में लिखा है कि गोपाल बाबू
की जो बौका थी, यानी पत्नी के लिए बौका शायद कहते होंगे बंगला में, वो बहुत लड़ती थी, बहुत जहां जहां होती थी, और दरवाजा खोलती थी तो उनका केस पकड़े रहते थी हाथ का, और गोपाल बाबू मिनिन मिनिन करते थे और वो बाघ की तरह चिल्लाती थी। तो कहा कि मैं वहीं दरवाजे पे सोया रहता था, तो गोपाल बाबू को बचाने के लिए मैं कहता था कि बाबू स्पेशल का कल बोलता है, यानी कि घंटी आ रही है, तो इस तरह। लेकिन मैं बाबू को कितने दिन छोड़ाता, आखिर एक दिन उसने, बौका ने मुझे ही निकाल दिया। तो बहुत बढ़िया, वो कहते थे जब निकलते थे गोपाल बाबू अंदर कमरे से, तो लगता था कि अमेरिकन इंजन के बॉयलर में कोयला झोंक के निकले हैं। सोचे कितनी मजाक की बात है, कितनी कितनी हंसने वाली बात है। और किस ढंग से कहा कि जब अंदर से निकलते थे पसीना पसीना, तो लगता था कि अमेरिकन रेलवे इंजन के बॉयलर में कोयला झोंक के निकले हैं, इतने पसीना। क्या कहानी है, कई एंगल से वो कहानी है। एक बूढ़े के यहाँ जाते हैं, वहां रास्ते में मछली मारता है, और मछली मार के जब लौटता है पूरा दिन बिताकर, कहीं खाना वाना खा के गांव में, तो कुतवा वहीं बैठा था रास्ते में। कुतवा रेलवे स्टेशन नहीं गया, वहीं बैठा था। जब लौट करके शाम को आता है कर्मा, तब कूं कूं करके खड़ा हो जाता है। वो इतना प्यार करता है कुतवा जब कर्मा से, तो कर्मा कैसे चला जाए उसको अकेले छोड़ करके, तो वो भी कूद पड़ता है। बहुत बढ़िया कहानी ये भी है। रसप्रिया बहुत अच्छी कहानी, कौन सी नहीं है, अच्छे आदमी, बहुत अच्छी कहानी है। एक छोटी कहानी है, उसका नाम है आजाद परिंदे, ये बहुत अच्छी कहानी, तो छोटे छोटे बच्चे हैं, आजाद परिंदे। हाँ, पढ़े ना, पढ़ते जाए, कोई और है ही नहीं रेणु के टक्कर में खड़ा करने के लिए हम लोगों के पास। बाहर भी हमने जितना पढ़ा है मुझे तो नहीं दिखाई देता। अब ये दुर्भाग्य है रेणु जी का कि वो हिंदी में पैदा हुए, नहीं तो किस नोबेल प्राइज से कम था वो उपन्यास। जितने नोबेल प्राइज हमने 2-4 पढ़ के देखे हैं, और क्या लगता है कि ट्रांसलेशन हो जाता और वहां प्रस्तुत किया जाता, और ना भी मिला है तो भी हमारी नजर में नोबेल से भी ज्यादा है। और उसी वजह से तो इतने लोग उसके पीछे पड़े हुए थे। जी, तो कहानियां एक से एक अच्छी हैं, क्या बोला जाए जी, एक से एक। हाँ, एक से एक अच्छी। तो रेणु की कहानियों में हमने ये देखा कि उनकी नायिकाएं बहुत सुंदर होती हैं, बहुत बोल्ड होती हैं, बहुत बोलने वाली होती हैं, खूब खुली हुई। जैसे कि वो एक कहानी में सुदीप की माँ का चरित्र है, नैना जोगिन की रत्नी है, चाहे हीराबाई है, चाहे पान की बेगम की बिरजू है, रसप्रिया की रामपतिया, सबके अंदर एक सौंदर्य जो है वो कहानी के केंद्र में भले ना हो, लेकिन पूरी कहानी में स्त्री के सौंदर्य की खुशबू मिलती है रेणु। हाँ, देखिए, वो अपने शब्दों से नहीं, शब्द में नहीं कहते कि ये सुंदर है, वो जिस वातावरण ऐसा क्रिएट करते हैं कि वह स्त्री सुंदर लगने लगती है। वो कहते, जबान से नहीं कहते हैं, बल्कि वो जो कालीचरण की है, वो संगिनी, क्या नाम उसका, अभी हम नाम भी भूल जाते हैं, मंगला। मंगला के लिए तो कहते हैं कि नाटी सांवली गठे बदन की मंगला, इस तरह कहते हैं। तो भी मंगला के प्रति आकर्षण बन जाता है उसके बिहेवियर से, उसकी बातचीत से, और बाकी भी तमाम सारी जो आपने नाम लिया, वह सब जितनी भी महिलाओं का आपने नाम लिया, वह सब अपने हाव भाव के कारण, अपनी स्पष्टवादिता के कारण, अपनी निश्चलता के कारण, अपने बोलने बतियाने के संस्कार के कारण। लक्ष्मी कभी कट बोलती है, कभी कट नहीं बोलती है। एक बार कट बोली है पूरे उसमें, वो जो नागा बाबा है कि मैं नहा रही थी तो टट्टी के आंट से पूछो इससे क्या देख रहा था, भगाओ इसको। एक बार कट बोली है, और हमेशा प्रेम से बोलती है। तो रेणु की नायिकाएं रेणु की तरह, जैसे रेणु की पर्सनालिटी थी वैसे ही ग्रेसफुल हैं। रेणु मारना पीटना गुस्सा ये सब के लेखक नहीं हैं, इन सब से बचते हैं। तो इनकी नायिकाएं भी इनसे बचेंगी। जैसा राइटर होगा उसी तरह तो उसके आइकॉन कैरेक्टर्स भी खड़े होंगे ना। तो इस तरह है, स्त्री का जो भीतरी सौंदर्य है उसको उन्होंने उद्भासित किया है। जी जी, स्त्री के भीतरी सौंदर्य को, हाँ, भीतरी सौंदर्य को, और उसके बोलने से, उसके आचरण से, उसके मन में जो दया है, करुणा है, जो अच्छी चीजें हैं, है ना, उनसे वो
चरित्र रेणु के हमारे दिल में, पाठक के दिल में जगह बनाते हैं, उसकी वजह से बनाते जी। हैं। रिपोर्टाज वगैरह में उन्होंने रिपोर्टाज भी, जी हाँ, क्या पूछ रहे थे? उन्होंने रिपोर्टाज भी खूब लिखे हैं और उनकी अच्छी चर्चा भी हुई है। जी जी, रिपोर्टाज भी जो रेणु अपनी कहानी में नहीं कह पाए वो उन्होंने अपने रिपोर्टाज में कहा है। ऋण जल धन जल में वह गया के इलाके में गए हुए हैं, एक दरवाजे पे जाते हैं, धुआं सुलग रहा है, पूछते हैं क्या पक रहा है, एक बूढ़ी है वो बताती है कि पकने के लिए घर में क्या है, कुछ नहीं है, लड़कोरी है, उसी के पास धुआं, सौरी में जैसे धुआं सुलगाते हैं वही धुआं सुलगाया गया। अच्छा अच्छा ये पैदा हुआ है, पैदा, अच्छा। तो कहा कि खाना वाना क्या पकेगा, कहा क्या पकेगा, ये बाबू लोग मजदूरी देते नहीं है, मजदूरी में देते हैं भुनी हुई सड़ी हुई, हमारे यहाँ चपरी कहते हैं, वहां कहते हैं, रेणु ने कुछ लिखा है, बहुत दिन हुआ पढ़े हुए, भुनायल सड़ायल, क्या थी एक, हमारे यहाँ चपरी उसको कहते हैं, बहुत छोटा दाना जिसको खाने से वो हो जाता है, गठिया हो जाता है, खेसारी। अच्छा। हाँ, घुनायल सड़ायल खेसारी मिलती है, तो क्या दिया जाए, इस लड़कोरी को इसी घुनायल सड़ायल खेसारी का घाटा देना पड़ रहा है, इसको कुछ और चीज खाने के लिए चाहिए। तो इसका नाम क्या है लड़के का, कहा लड़के का और क्या नाम है, अकाल में आया है तो अकलवा इसका नाम हो जाएगा। एक वहां छोटी बच्ची है, वो पूछते हैं इसका क्या नाम है, तो कहते हैं जसोदिया, जसोदा। रेणु वापस आते हुए कहते हैं कि अगली बार आएंगे तो पता नहीं ये अकलवा अपनी माँ को खा के चला न गया रहा हो, ये जसोदिया मिलेगी कि नहीं मिलेगी, हम किस इन्फर्नो में आ गए हैं, किस दुनिया में आ गए हैं, किस नरक में आ गए हैं, हम यहाँ क्यों आए हैं, क्या देखने आए। बहुत करुण वर्णन है, उनके रिपोर्टाज भी बहुत अच्छे हैं। एक और उनका बताएं आपको, बाढ़ आई हुई है पटना में, एक नदी के बीच में एक टीला टाइप का होगा, वहां कुछ लोग रुके हुए हैं, फंसे हुए हैं, उनके लिए नाव आती है, सब लोग दौड़ दौड़ के चढ़ते हैं, एक लड़का है वो भी चढ़ता है, उसके पीछे उसका कुतबा भी तैरता है, वो भी चढ़ता है। लोगों ने कहा कुकुर नहीं कुकुर नहीं कुकुर नहीं, कुकुर नहीं चढ़ेगा, कुकुर नहीं चढ़ेगा, देखता है कि बिना कुकुर को उतारने पड़ेगा, सब पीछे पड़ गए हैं, तो खुद कहा कुकुर नहीं तो हम भी नहीं। लड़का कूद जाता है फिर जमीन पर नाव से, तो कुतवा कहता है कि मालिक नहीं तो हम भी नहीं, तो कुतवा भी बाहर कूद जाता, कुतवा तो कूदना ही था, मालिक के साथ साथ है, लेकिन देखिए कि मालिक, लड़का कूद गया कि कुतवा नहीं जाएगा तो हम भी नहीं जाएगा, तो ऐसा नहीं कि कुतवा सोचे चलो हम ही चले चले, मालिक कूद गया बाहर तो वो भी कूद गया। तो क्या अद्भुत चित्र है ये है। क्या संबंध वो जानवर के साथ भी जो प्रेम का संबंध है, जैसे मनुष्य के साथ प्रेम का संबंध है। जी जी जी, तो बहुत अच्छा चित्रण किया है पूरा साहित्य, जो गरीबी और सारी चीजें रेणु रिपोर्ट उसमें नहीं कह पाए, अपनी कहानियों में विषय वस्तु में नहीं कवर कर पाए, वो उन्होंने अपने रिपोर्टाज में कवर किया है। वो अद्भुत व्यक्ति थे, बहुत जल्दी चले गए रेणु, मुझे अफसोस है कि मैं जीवन में रेणु से नहीं मिल पाया, इसका मुझे बहुत अफसोस है। वो 19 दिन के करीब बेहोश थे, उनको एक्स्ट्रा डोज दे दिया गया बेहोशी का और चले गए। 56 साल की उम्र में प्रेमचंद गए, 56 साल की उम्र में रेणु चले गए, जब क्या 56 साल उस समय ये जो बेहोशी की दवा देने की का हाथ अंदाजे से दिया जाता था, उसका कंप्यूटराइज्ड नहीं था, अब तो कंप्यूटराइज्ड है कि बॉडी के वेट के हिसाब से, इसके हिसाब से, उसके हिसाब से उतना ही डोज दिया जाता है कि होश आ जाए। उस समय ज्यादा हो गया, कई साल गुजर गए, सन 77 की बात है, तो रेणु हम लोगों के हाथ से निकल गए, लेकिन नहीं तो वो पता नहीं और क्या क्या चीज देके जाते, नहीं हो पाया। बहुत याद आते हैं रेणु, बहुत याद आते हैं, वैसा कोई दोबारा पैदा नहीं होगा, ऐसा कोई दोबारा पैदा नहीं होगा। इसी तरह नेचर, इसी तरह प्रकृति कहीं न कहीं कोई बीज डाल देती है और लोग आ जाते हैं। रेणु के साहित्य का मूल उत्स क्या है, किसी उदाहरण से स्पष्ट करें, मैला आंचल या कोई कहानी।
रेणु के साहित्य का मूल उत्स प्रेम है, राग है, संबंध है, ये भरा हुआ है। देखिए रसप्रिया कहानी में शादी होते होते रह गई थी, वो भाग भी गया था, लेकिन इतने दिनों दोनों के मन में प्रेम पल रहा है, दोनों के मन में प्रेम पल रहा है, और महसूस करने की चीज है। 3 बार पढ़िएगा तो समझ में आएगा। और कालीचरण के मन में प्रेम पल रहा है। किस तरह उन्होंने डॉक्टर का और कमली का प्रेम दिखाया। भाई दोनों लोग मिले और एक बच्चा भी हो गया, डिलीवरी भी हो गई, ऐसा हुआ, 1.5-2 साल रहे साथ में। कहीं रेणु की कलम फिसली है कि कोई जैसे कहते हैं लाजमान बात लिख दे, वो कहीं नहीं हुआ। इतने सलीके सब कुछ कह दिया। उसी तरह मंगला और कालीचरण का है। आगे जाके मंगला मिलती है उसको, वो भी चली गई है छोड़ करके अपना गांव, यहाँ मेरीगंज चली गई है, वापस पटना चली गई है। वो कुश्ती लड़ करके आता है, भागा हुआ है, तो खटखटाता है तो नींबू का शरबत देती है बस। और वो वहां जब रहता है तो बेदाना और क्या क्या भेजता है। जब एक बार गया रहता है वो मीटिंग में भाग लेने, तो प्रेम दिखा देते हैं, उसको शब्द नहीं देते हैं तो भी दिखा देते हैं। और दूसरे लोग ताना मारते हैं। जैसे वो एक बूढ़ा है उसमें, जिसको बुलाने के लिए कालीचरण भेजता है एक अपने नौजवान को। कोई पंचायत में उसने गड़बड़ कर दिया है, तो खुद ही कहता है कि अरे कालीचरण को तो देखते आजकल मंगला से लटपटाए हुए हैं। मैं बाहर के लोग क्या कहते हैं उसके लिए अलग शब्दावली है रेणु के पास। जैसे मंगला के लिए कहते हैं कि पटना में थी तो बहुत उड़ती थी, बहुत उड़ती थी, इतने से कह दिया तो बात हो गई। या कह दिया कि पटना में उतर गए लेकिन धर्मशाला गए, इतने से कह दिया। तो रेणु का उत्स प्रेम है। सारी कहानियां, सारे उपन्यास, ताजमनी का, जितन का, मलारी का, सुबंस का, ऐसे कितने जोड़े हैं रेणु के पास, कितना और किसी के पास नहीं। तो मूल उद्देश्य उनका प्रेम है, उसके बाद राजनीति है, और कठोरता नहीं है, मारपीट नहीं है, खून कत्ल नहीं है, ये सब रेणु के यहाँ नहीं है, गाली गलौज नहीं। जी, तो यही रहा। तो रामविलास शर्मा जी ने तो उनकी आलोचना की, उनके साथ अन्याय किया, लेकिन अन्य आलोचक जैसे नामवर सिंह जी ने क्या कहा? नामवर जी भी महिला आंचल को पहले महत्व नहीं दिए, बाद में जब सब लोगों ने उसको महत्व दिया तो उन्होंने भी माना कि हाँ मुझसे चूक हो गई। लेकिन ऐसी बात नहीं है, नामवर जी राजनीतिज्ञ ज्यादा थे। नहीं तो जब उन्होंने सन 60 के आसपास ये कहा था कि निर्मल वर्मा की कहानी परिंदे वास्तव में नई कहानी का प्रतिनिधित्व करती है, उस समय तक तीसरी कसम भी आ गई थी और रसप्रिया भी आ गई थी। रसप्रिया का मृदंग भी था। वो गांव का पूरा महिला आंचल उन सब में डिपिक्ट होता है। बैलगाड़ी जो भारतीय रहन सहन है, जो यहाँ का रहन सहन, यहाँ की कल्चर, सब इन दोनों कहानियों, ये दोनों कहानियां उसका प्रतिनिधित्व करती हैं। लेकिन उनको हिंदुस्तान की कहानी, हिंदी की कहानी का प्रतिनिधित्व करने वाली कौन मिली? जो ईसाइयत के माहौल से सराबोर कहानी है और पियानो की धुन जिसमें है, मृदंग की धुन नहीं, पियानो की धुन है, विदेशी वातावरण है। कैसे? उन्होंने या तो दोनों कहानियां पढ़ी नहीं, या उनके साथ भी यही कहा जा सकता है कि उनको भी ये नहीं पच रहा होगा कि ये बिहार से आकर के ये पिछड़ा लेखक ये कैसे सबके खोपड़ी पे सवार हो गया है। रेणु तो जातिवादी, वो नामवर सिंह तो जातिवादी थे, घोषित जातिवादी थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक वो थे क्या नाम उनका, गाजीपुर के एक पत्रकार हो गए बाद में, उनका पीएचडी में एडमिशन था, तो उन्होंने कहीं लिखा है कि पहले पूछा था कि वो तो ठाकुर ही ना, तो कहे नहीं ठाकुर तो हम नहीं हैं। तो उनका नहीं हुआ, तो पत्रकार हैं, उर्मिलेश उनका नाम है। तो नामवर सिंह तो कई जगह ये सब किए हैं, उनको लगता रहा होगा कि हमारा आभूषण है। और वैसे भी देखिए, जात जो जिस जात में पैदा हो गया है उसका बहुत बहुत कम लोग हैं। ऐसा नहीं है कि जातिवाद से मुक्त नहीं हुए हैं, सवर्ण लोग ही मुक्त हुए हैं। उन्हीं के पास पढ़ाई थी, उन्हीं के पास विजन था,
उन्हीं के पास साधन था, इस दुनिया को इतना आगे तक खींच के ले आए हैं, इतना सर्वधर्म संभाव की भावना ले आए हैं, तो वही लोग तो लाए हैं, राहुल जी ले आए हैं और बहुत सारे लाए हैं। ऐसा नहीं है कि उसमें है नहीं, लेकिन उनकी संख्या कम है। जातिवादी ज्यादा है, दक्षिण पंथ में तो है ही है, वाम पंथ में भी बहुत जातिवादी हैं, और उसमें से काफी कुछ हैं जो उसको आभूषण की तरह लेते हैं। ये मेरा आभूषण है, मैं ऊंची जात में हूँ तो ये मेरा आभूषण है और मुझको इससे रिलीज करना चाहिए, इससे मुझे इज्जत मिलती है। तो वो दिमाग में कहीं आ जाता है, सबके आता है, सवर्ण के ही नहीं आता है, पिछड़े के मन में भी आता है कि मैं तो मतलब यादव हूं या गडेरिया हूं या मौर्य हूं या बीच में कोई भी कुर्मी हूं। तो जो दलित हैं उनके प्रति लगता है कि मैं उनसे थोड़ा ऊपर हूं। बार बार अपने मुंह पे थप्पड़ मारिए कि क्या सोच रहा है, और फिर वही सोचने लगता। तो नामवर जी भी ऐसे सोचते रहे होंगे, तो इस वजह से रेणु की तरफ ध्यान नहीं दे पाए होंगे। नहीं तो हिंदी कहानी में नई कहानी का प्रतिनिधित्व रसप्रिया और तीसरी कसम के होते किसी और कहानी के पास जा सकता है, आज भी नहीं जा सकता। जी बिल्कुल। तो ये जो आलोचना की नकारात्मक दृष्टि होती है अच्छी रचनाओं के प्रति भी, तो इसका क्या असर होता है? रचना तो अपनी जगह बनी रहती है, या अपनी जगह बनी रहती है, रचना अपनी जगह बनी तो रहती है, लेकिन लेखक मुरझा जाता है। वीरेंद्र यादव आलोचक हैं, एक बार व्यक्तिगत चर्चा में कह रहे थे कि रामविलास जी की आलोचना पढ़ लेने के कारण बहुत दिनों तक मैं मैला आंचल को वो मान्यता नहीं दे सका जिसकी वो हकदार थी। अभी जल्दी 2-4 साल के अंदर कह रहे थे कि उन्होंने ऐसा ब्रेन वॉश कर दिया था। रामविलास जी की उस समय चलती थी, बहुत हाइट पर थे, तो उन्होंने जो कह दिया तो अब उसके खिलाफ जाने की बात नहीं आती थी। तो जिनके हाथ में ताकत है उनको ये सोचना चाहिए, उनको ज्यादा निष्प्रिय होना चाहिए, ताकि इतिहास में उनका अन्याय न दर्ज हो जाए। अब ये जो अन्याय दर्ज हो गए हैं, जो भी सुनेगा तो क्या कहेगा? चले तो गए सारे लोग, लेकिन कोई कुछ करके गया, कुछ गलत करके गया, गलत करके गया। आलोचना तो जी आज भी उसी तरह से उसी ढर्रे पे है आलोचना, बल्कि और स्तर उसका थोड़ा सा नीचे ही गया है शायद आज की आलोचना। देखिए, हमेशा ऊंचा भी आलोचना हमेशा ऊंची भी होती रहेगी, नीची भी होती रहेगी। आदमी वही है ना? तो ऐसा नहीं कह सकते कि उस समय कम थी आज ज्यादा है, या उस समय ज्यादा थी आज कम है। उस समय भी दोनों चीजें थी, आज भी दोनों चीजें। जो अपने यहाँ का जातिवाद है, खास करके हिंदी बेल्ट में, ये बहुत पुराने जमाने से है, और जहां जात का मामला आ जाता है आदमी थोड़ा बायस हो जाता है, और दूसरे को होता है तो उससे थोड़ा मन में दुराव आ जाता है। अब ये 1000 साल से है, हो सकता है आगे कभी। भाई जब तुलसीदास जी कहते हैं कि ब्राह्मण को पूरी तरह गुणहीन हो तो भी उसकी पूजा करो, और शूद्र को बहुत गुण गण ज्ञान प्रवीणा हो, तो रेणु गुण गण ज्ञान प्रवीणा तो थे, लेकिन शूद्र थे, इस वजह से दबाए गए, चारों तरफ से दबाए गए। ब्राह्मण होते तो हो सकता है कि डंका बजाने लगता, आज तक बजता ही रहता। तो बहुत सी परिस्थितियों पर निर्भर करता है, समाज की मान्यताओं पर निर्भर करता है, लेकिन अच्छी चीज रहेगी और सब लोग उसको मान्यता देते हैं। जो शुरुआत में आलोचना भी करते हैं वो भी एक दिन ऐसा आता है कि उसको मान्यता देते हैं। ये पता लगा लिया जाए कि खत्म तो नहीं हो गया, हमें कुछ बस अब थोड़े से एक सवाल बस है। हाँ अब जी, तो ग्रामीण जीवन पर कथाओं का लेखन जो है वो बहुत कम हो रहा है, और कालजयी लेखन देने वाले रेणु जैसे लेखक जो हैं हमारे बीच में, उसके बावजूद उनका लेखन है हमारे बीच में, उसके बावजूद गांव से उस तरह से लेखक नहीं आ रहे हैं। आप तो ग्राम लोग को लिखने वाले लेखक हैं, तो आपको क्या लगता है कि गांव पर लेखन क्यों नहीं हो रहा है, या कम क्यों हो रहा है? कम हो रहा है। दरअसल गांव पर लेखन के लिए गांव में पहली बात तो रहे और आंख खोल के देखे और फिर निष्पक्ष उसका अंकन करे। तो आज तो नौकरी चाकरी के लिहाज से नई पीढ़ी गांव शहरों में भाग के आ रही है, गांव में तो कोई रोजी रोजगार है नहीं।
तो जो लिख सकता है, जिसमें क्षमता है, वो शहर भाग आता है, और जो वहां रहता है, झेलता है, वो इतना झेल जाता है कि लिखना, पढ़ना, गाना, बजाना सब उसका भूल जाता है। उसी बैडंड में, गृहस्थी के बैडंड में उसका लिखना, पढ़ना, गाना, बजाना खत्म हो जाता है। तो वो इसलिए नहीं लिख पाता जिसके पास मैटर है, और वो इसलिए नहीं लिख पाता जो शहर चला आता है कि उसके पास फुर्सत तो है लेकिन मैटर नहीं है। तो दोनों तरह से ग्रामीण लेखन का नुकसान हो रहा है, और पाठक भी ग्रामीण लेखन के घट रहे हैं। जब गांव से संबंध रखने वाले पाठक एक दिन खत्म हो जाएंगे तो ग्रामीण लेखन का भविष्य भी धीरे धीरे जो घट रहा है वो पूरी तरह से बंद हो जाएगा। क्योंकि जिसको पता नहीं कि हल क्या है, ट्रैक्टर क्या है, बीज क्या है, गेहूं का पौधा बड़ा होता है, चने का पौधा बड़ा होता है कि अरहर का पौधा बड़ा होता है, आलू ऊपर फलता है कि जमीन के अंदर फलता है जब ये सब चीज पाठक को नहीं पता होगा तो अगर वो चीज कहानी में लिखी रहेगी तो उसका आनंद कैसे ले सकेगा। जी, तो इसलिए मेरे ख्याल से आगे भी ग्रामीण लेखन घटता ही जाएगा, या तो सारा समाज गांव की ओर मुड़े, वापस लौटे तो हो सकता है। अब एक आखिरी सवाल आपसे करके फिर ये बात हम समाप्त करना चाहेंगे आपकी अनुमति से, कि आपको क्या लगता है कि निकट भविष्य में या भविष्य में रेणु के कद का लेखक आएगा या नहीं आएगा? नहीं आएगा। मतलब नकारात्मक सोच नहीं रखना चाहिए, लेकिन फिर भी नेचर ने उनको स्पेशल दे दिया था। कोई प्रयास से नहीं आता है, प्रयास से आता है बहुत कम आता है। रेणु को नेचर ने दिल खोल के दे दिया था एक अलग चीज, और वो न्याय भी कर गए। नेचर ने उनके साथ अन्याय किया कि उनको जल्दी वापस ले गई। प्रकृति ही थोड़ा और समय दे दी होती, लेकिन जितना उनको शुरुआत से दे दिया वो भी कम नहीं है, और वैसा किसी के पास नहीं है। रेणु अप्रतिम है। मुझे नहीं लगता कि अब उस टक्कर का, उस ऊंचाई का है, सारी इंद्रियों का, जो सूंघने का भी, महकने का भी, छूने का भी, और स्वाद का तो कहते ही हैं, देखने का कहते ही हैं, कान में आवाज तो पड़ती ही है। जिस तरह वो दिखाते हैं आवाजें अपने महिला आंचल में भरे हुए हैं, है ना, बहुत सारे उदाहरण हैं। तो कहाँ अब मुझे तो लगता है कि अब बार बार हजारों साल नरगिस कहते हैं अपनी बेनूरी रोती है तो दीदावर कोई पैदा होता है। तो ऐसे दीदावर कोई पैदा हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन बहुत उम्मीद नहीं करनी चाहिए। जी, तो जी नमस्कार, बहुत धन्यवाद आपको। जी ये बेटा मन लो तुम